गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग बेटा थंबनेल पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का जान पहचान जो आपकी किताब है उसका वन शूट रिवीजन। ठीक है, तो देखिए सारी चीज़ें आपके लिए डिटेल में बेटा पहले से ही अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप लोग ने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट का यूज़ करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम वन शॉट रिवीजन करेंगे तो इसमें हम क्या है, फटाफट से सारे क्वेश्चन आंसर और जो भी आपका थोड़ा बुक वर्क है जो इम्पॉर्टेंट रहता है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या कोई स्टोरी सुननी है या कोई जो भी मतलब चैप्टर है उसको अगर आपको डीप रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए पूरी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी वन शॉट रिवीजन में आपका ग्रामर के लिए भी वन शॉट रिवीजन अपलोड किया गया है, अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका कुछ हिस्सा क्लास 6 का भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं वो आपको इसमें नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपको क्लास 6 की वीडियोस देखनी है जो सिलेबस में आपके इंक्लूड हैं, उनको देखने के लिए मैंने 6 क्लास का भी वन शॉट रिवीजन बना दिया है, आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं 7th क्लास की बात करूँगी। तो देखिए, जैसा यहाँ पे आपको पता है, पहला जो आपका चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है अपना काम खुद करें, है ना। ये आपकी एक कहानी है, तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर से हम लोग वो देखते हैं। तो पहला सवाल लिखा हुआ है, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। तो देखिए लिखते हैं, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए अगला सवाल लिखा है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। तो आप जवाब लिखेंगे, खेत के पास आकर किसान ने गेहूं के एक पौधे अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है ना। अब 2-3 दिन में ही हम इसे कटवा लेंगे, है ना। अगर हम नहीं कटवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ये। ठीक है, और उसे किससे कटवा रहे हैं तो लिखते हैं, उसे हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। चलो बेटा हम उनसे कह दें। ठीक, अगले सवाल पे आइए। यहाँ लिखा है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। ठीक है ना, अगर गेहूं कट जाएगा तो फिर वो खेत में नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई गेहूं के बालियों में वो छुपे हुए हैं। अगर वो खुले में रहेंगे तो कोई जो उनसे बड़ा जानवर है या उनसे बड़ी जो चिड़िया है वो उन्हें मार सकती है ना। इसलिए उन्हें डर लगा, उन्हें लगा कि हम अब कहाँ जाएंगे। अगला सवाल, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया। तो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कोई नहीं करता, है ना। इसलिए गेहूं काटने कोई नहीं आएगा और हम यहीं रहेंगे। ठीक, अगले सवाल पे आइए। लिखते हैं, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। तो अगले दिन किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो हमारा गेहूं काटने कोई नहीं आया, है ना। अब हमें खुद ही वो काटना पड़ेगा, वरना वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस चैप्टर से मैंने कोई भी खाली जगह वगैरह नहीं ली है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो है, हर इंसान बराबर है। ठीक है, तो ये आपकी नज़्म है, इसके है। तो देखिए पहला सवाल लिखा है, नज़्म में किन मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र किया है। तो आपको पता है नज़्म में चीन, जापान, रूस, ईरान, लंका और हिंदुस्तान के बाशिंदों का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये सवाल बेटा अक्सर पेपर में पूछा जाता है, आप लोग लिख लिख के लर्न करेंगे। अगला लिखा है, देखिए नज़्म में किन पेशों के नाम आए हैं, यानी कौन कौन से कामों के नाम आए हैं जो इंसान करते हैं। जैसे फौजी होते हैं, पटवारी होते हैं, मिरासी होते हैं, है ना, भंडारी, किसान, सरदारी, ये सारे क्या, ये सब पेशे हैं, काम है, जॉब्स हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखा है, शायर ने नज़्म में किन ज़बानों का नाम लिया है। तो शायर ने नज़्म में किन किन ज़बानों का नाम लिया है। तो देखिए पंजाबी, सिंधी, उर्दू,
और हिंदी, इन ज़बानों का नाम लिया गया है। अब देखिए बेटा, आप लोग लिख लिख के लर्न करिएगा, वरना आपका इमला में ना सबसे ज़्यादा गलती होती है। जब भी कोई टीचर कॉपी चेक करने बैठता है तो उनकी यही कंप्लेन होती है कि भाई बहुत गलती होती है आपकी इमला में, यानी आप लोग लिख नहीं पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल लिखा है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, इससे क्या मुराद है? तो देखिए, इससे मुराद ये है कि इस दुनिया में हर इंसान बराबर है ना, सबका अपना अपना मान सम्मान है ना। ये नहीं है कि कोई टीचर है तो आप उसको कह रहे ये तो सिर्फ टीचर है ना, और कोई डॉक्टर, अरे भाई ये तो डॉक्टर है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई रिक्शा चला आए है, ये तो बेचारा रिक्शा चला रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, टीचर भी इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, सब इंसान है, सबको इज्जत मिलनी चाहिए और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। अगर टीचर आपको पढ़ाएगा नहीं तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे, और डॉक्टर अगर आपको दवा नहीं देगा तो ठीक कैसे होगे, और रिक्शे वाले अंकल अगर आपको स्कूल छोड़ के नहीं आएंगे तो आप पढ़ने कैसे जाओगे, है ना। तो सबका काम अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और हमको सबको इज्जत देनी चाहिए। ये नहीं कि हम उनके पेशे के हिसाब से उनकी बेइज्जती कर दें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगला जो आपका चैप्टर है ये कौन सा है, इसमें आपका ये है सादगी, ठीक है। देखिए, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं मैं सिर्फ वही आपको डिस्कस करूँगी। इसके अलावा मैं सिलेबस की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप लोग देख लीजिएगा कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब लिखते हैं, गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पेपर में आया है, एक ये वाला और एक वो वाला कि जौ की सूखी रोटी भिगोकर खाने वाला शख्स कौन था, है ना। चलिए पढ़ लेते हैं। फिलहाल, गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर देखा कि एक शख्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है, ठीक है। अगला सवाल, मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया। तो मुसाफिर का दिल बेटा इसलिए टूट गया क्योंकि जब वो अपने गांव से चला था ना, तो उसको ये कहा गया था कि उस शहर में आप जाएंगे, वहाँ के जो खलीफा हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो आपकी परेशानी को सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे, है ना। लेकिन जब उन्होंने आके देखा कि यहाँ के लोग की हालत और ज़्यादा खस्ता है, तो उसका दिल टूट गया था। यहाँ लिखा है ना, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया। तो जो जौ की सूखी रोटी खा रहे थे बुजुर्ग, उन्होंने क्या करा कि मुसाफिर के लिए अच्छा सा खाना बनवाया, दस्तरखान लगवाया और उसके बाद उसे कुछ रकम भी दी, यानी पैसे भी दिए, ठीक है। मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई। तो मुसाफिर को ही उम्दा खाना खाने और ज़रूरत की रकम पाने के बाद मुसाफिर को ये मालूम हुआ कि उसकी मदद करने वाले कौन है, ख़ुद खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ना। तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये शख्स जो इतनी पहुंची हुई हस्ती है, वो जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे हैं, ठीक। अगले सवाल पे आइए, जौ की सूखी रोटी खाने वाले मुसाफिर कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। मुसाफिर नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, बुजुर्ग, है ना। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग थे वो कौन थे, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ खाली जगह दी गई है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और अब तो खैर आपको ऑप्शन मिल जाता है साइड में लिखे हुए, वहाँ से आप उसे सेंटेंस को पढ़ के भर सकते हैं। इसके अलावा बेटा देखिए, जुमले बनाना होते हैं। जुमलों का मतलब ये होता है कि जो यहाँ आपको वर्ड दिया है, जो यहाँ लफ्ज़ आया है, वो यहाँ पूरे सेंटेंस में ज़रूर आना चाहिए, है ना। जैसे मुसाफिर, तो यहाँ लिखते हैं, जो भी यहाँ सेंटेंस लिखा है हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसका क्या बना सकते हैं बताइए। मुसाफिर थक गया, है ना। मुसाफिर बहुत दूर से आ रहा था, है ना। या शख्स, गांव के शख्स अच्छे होते हैं, है ना। या शहर के जो शख्स हैं वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह से खिदमत, हमें माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। खिदमत करना, बड़ों की खिदमत करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से शहर, दिल्ली एक बड़ा शहर है, ठीक है। मतलब जो यहाँ लफ्ज़ लिखे हैं वो आपके सेंटेंस में आने चाहिए। आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए, मुतज़ाद है। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है, उल्टे लफ्ज़। अब बेहतर, बेहतर का क्या हो जाएगा, बदतर। दूर का पास, मुसीबत का राहत, है ना। देर का जल्दी, ठीक है। आगे आ जाइए।
अब आपकी अगली जो नज़्म है ये बसंत है ना। इससे बीच में आगरा का सफ़र है या इससे पहले भी आपके एक आध चैप्टर है जो मैंने नहीं बताया, तो वो आपके पेपर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बसंत आ रहा है, इसके बाद तोते की चालाकी जो चैप्टर है वो नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब हम बसंत को पढ़ते हैं। तो देखिए बसंत का यहाँ पे मरकज़ी ख्याल दिया गया है, ये बड़ी क्लासेस में पूछा जाता है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। पहला देखिए सवाल लिखा है, सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं? क्योंकि बसंत का मौसम है, ठीक है। बसंत किस मौसम के बाद आता है? तो बसंत जाड़ों के बाद आता है, ठीक है। अगला सवाल, मौसम में बहार का हम पर क्या असर हुआ? तो मौसम में बहार का असर ये होता है कि हर तरफ सरसों के फूल खिले होते हैं, मौसम खुशगवार होता है, हर तरफ खुशबुएं होती हैं, है ना, लोगों के अंदर एक ताजगी पैदा हो जाती है। तो बसंत का जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है। प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है? प्रेम का बूटा हरा करने का मतलब है कि आपस में प्यार मोहब्बत मेल जोल से रहें, है ना, उसको बढ़ावा दें। अब देखिए यहाँ आपको मैचिंग दी गई है, अपोजिट लफ्ज़ की मैचिंग है, ये सामने सामने लिख दी गई है। बहार, बहार का क्या होता है? ख़िज़ां, है ना। नफ़रत का क्या होता है? मोहब्बत। फूल का कांटे, खुशगवार का नागवार, और यहाँ पे लिखा है गर्मी का सर्दी, ठीक है। वैसे बेटा खुशगवार का ना खुशगवार होता है, ठीक है। खुशगवार जो हमारे फेवर में हो और ना खुशगवार जो हमारे फेवर में ना हो, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ फिर से आपकी नज़्म है जिसे आपको हिस्सा अलिफ से बे में मिलाना था। यहाँ ये आपका जवाब है, ये आमने सामने मिला हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बेटा जो 6 क्लास के आपके चैप्टर्स हैं वो आप लोग एक बार 6 क्लास की उसमें जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, चाहे वन शॉट रिवीजन में देख लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे उसमें से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपसे कहा ना तोते की चालाकी आपका नहीं आ रहा है। अब हम आ जाते हैं कोलतार पे। तो अगला जो चैप्टर है वो किस चीज़ का है? कोलतार। तो लिखते हैं, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए कोलतार के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, आमतौर पर सड़कें सियाह क्यों दिखाई देती हैं? वो इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वो कोलतार से बनाई जाती हैं, और कोलतार कैसा होता है? काला होता है। अब लिखते हैं, कोलतार से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? बेटा देखिए जो ये छोटे छोटे सवाल है ना, वैसे तो देखिए सारे सवाल आपको पढ़ के जाने, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला कि साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए या सड़कें आमतौर पर काली क्यों दिखती है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ठीक है। अच्छा, कोलतार से क्या क्या बनता है? तो देखिए कपड़ों को महफूज रखने वाली जो गोलियां होती है ना, कोनैन की गोलियां कुछ लोग बोलते हैं उसे, कुछ लोग कपूर की गोलियां बोलते हैं, कुछ काफूर बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना था। वाइट कलर की होती है जिसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है ना, वो बनाई जाती है। रोशनाई बनाई जाती है, मुख्तलिफ रंग बनाए जाते हैं, सैंड परफ्यूम, ये सारी चीज़ें उससे बनाई जाती है। कुछ दवाएँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है। और चश्मे वगैरह के फ्रेम जो होते हैं ना वो भी उसी से बनते हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा है, मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ क्यों नहीं हुई? तो दांत निकलवाने में तकलीफ़ इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसको पहले से क्या कर दिया था? सुन्न करने वाली दवा लगा दी गई थी, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल लिखा है, कोलतार से बनने वाले रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो देखिए ये रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जूते, कपड़े, है ना, यहाँ पर रिबन बनाने में, ठीक है, मिठाइयाँ बनाने में, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको सारा ना याद रहे तो आप आगे क्या लिख देंगे? जितने आपको याद रहेंगे वो लिखने के बाद आप लिख देंगे वगैरह। वगैरह का मतलब होता है आदि। हिंदी में हम क्या लिखते हैं? आदि। या इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ना ETC, यानी इसके अलावा और भी है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब देखिए अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दी गई खाली जगहों को भरना है। तो ये फिर खाली जगह है, इसे आप लोग पढ़ के भर सकते हैं, एक नज़र में देख के जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेटा इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखने को मिला है। एक मिसाल आपको दे दी जाती है और फिर ये वाली एक लाइन दे दी जाएगी, ये बाकी की 2 लाइनें आपको खुद लिखनी होती हैं। आप लोग बेटा सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। इस साल तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं आए, लास्ट ईयर वाले जो मैंने अपलोड करे हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको मिल जाएगा इस तरह का सवाल। जैसे लिखा है, बच्चा, बच्चे, बच्चों, है ना, कपड़ा, कपड़े, कपड़ों, ठीक है। तो यहाँ जूता, जूते, जूतों, ठीक है, मसूड़ा, मसूड़े, मसूड़ों, चश्मा, चश्मे, चश्मों, है ना,
अब यहाँ पटाखा, पटाखे, पटाखो, तो इस तरह से ये आपको लिखा हुआ है, ये एक आपको दे दिया जाता है, बाकी ये आपसे खुद बनवाए जाते हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी मर्तबा क्वेश्चन पेपर में आया है, तो पॉसिबिलिटी है इस बार भी आ जाए, तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको मैचिंग दी गई है उल्टे लफ्ज़ों की, तो खुशबू का क्या हो जाएगा, बदबू। सिया मतलब होता है बेटा काला, सिया का क्या हो जाएगा, सफ़ेद। हाजिर, हाजिर का मतलब होता है प्रेजेंट, मौजूद होना। गैर हाजिर, जो ना मौजूद हो। मालूम का ना मालूम, है ना। गरम का ठंडा, अगले का पिछला। ठीक है, ठीक, आ जाइए आगे। ये सब आप देख लीजिएगा। हाँ, इस तरह के भी बेटा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनके लास्ट में ना इस तरह से दा लगाना। अभी आपको ये वाले सेंटेंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनके आखिर में दा लगा के इसे जोड़ के बनाइए। ठीक है, अब सियासत दां, है ना, कदर दां, कानून दां, राज दां। ठीक है, तो इस तरह से लगा के फिर आपको ऐसे लिखना है ताकि आपको जोड़ना भी आए। ठीक, कर लेंगे ये। चलिए आगे आ जाइए। अब अगला जो सवाल है बेटा, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर से है, जिसका नाम है चांदनी बीबी, है ना, चांद बीबी। देखिए बेटा, पानी वाला जो चैप्टर है ना उससे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका चांद बीबी चैप्टर है उससे आ रहा है। ठीक है, ये आपकी कहानी है। क्या कहते हैं, चांद बीबी कहाँ पैदा हुई। ठीक है, तो चांद बीबी अब से तकरीबन, ये अब है, ठीक है बेटा, अलीफ और बे, अब से तकरीबन 400 साल कबल अहमदनगर में पैदा हुई। बेटा ये पीडीएफ थोड़ी सी ना गंदी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस है, बहुत सारी चीज़ें लाइनें वाइनें बनी हुई हैं, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मुझे जल्दी में बस यही मिल पाई, अब आपका पेपर है, बहुत एक दिन का ही गैप मिला मुझे, तो इसलिए मैंने ही बना दी है। आपको अगर कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है चांद बीबी कौन कौन सी ज़बानें जानती थी। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है पेपर में, कभी ये वाला आ जाता है, कभी ये आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है चांद बीबी। ठीक है, ये लिखा है अरबी, अरबी कैसे लिखा था, एन रे बे और ये अरबी। उसके बाद ये लिखा है फ़ारसी, यानी फ़े अलीफ रे सीन और छोटी ये फ़ारसी के अलावा मराठी ज़बान भी जानती थी। ठीक है, बाकी तो सब आपको पढ़ने में आ रहा है, यही आपको 2 वर्ड पढ़ने में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ लिख के दिखा दिए। आगे देखिए लिखा है छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने क्या क्या सीखा। तो क्या क्या सीख लिया था उन्होंने, तो देखिए उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी, है ना, ये सारी चीज़ें उन्हें आ गई थी। इसके अलावा भी वो और क्या करती थी, वो गाना बजाना, है ना, तस्वीर बनाना, शिकार खेलना, ये सारे काम भी बखूबी कर लेती थी। आगे लिखा है बीजापुर के लोग चांद बीबी की इज्जत क्यों करते थे। तो देखिए लिखा है शादी होने के बाद चांद बीबी ने बीजापुर की आवाम के दुख दर्द में शरीक होती, है ना, इसलिए वहाँ के लोग जो है उनकी इज्जत करते थे। अगला सवाल, चांद बीबी ने रियाया की भलाई के लिए क्या क्या काम किए। तो उन्होंने क्या क्या काम किए थे, तो आपको पता है उन्होंने कुएं खुदवाए थे। ये कुएं लिखा है, क्या लिखा है, कुएं, काफ नून वाओ फिर ये और ऐसे करके नून गुन्ना, कुएं। ठीक है, कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें, इमारतें बनवाई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोगों को आराम मिली, तो इसलिए वहाँ के लोग उनकी इज्जत भी करते थे बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बेटा देखा जाता है अक्सर पेपर में, लेकिन हो सकता है आपका आए या ना आए। लेकिन देखिए मैं आपसे क्या कहती हूँ, सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए। अगर मुझे पता हो एग्जैक्टली पेपर में क्या आ रहा है तो मैं सिर्फ आपको वही पढ़ा दूँ, है ना। मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ कि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या ऐसे लगता है मुझे कि इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी आपको पढ़ के सब जाना है, सिर्फ इस पर नहीं जाना कि भाई मैम ने बताया था हम तो सिर्फ यही वाला पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल लिखा है चांद बीबी को किसने और क्यों कत्ल किया। तो चांद बीबी को अहमदनगर के साजिश सरदारों ने, जो साजिश लोग थे ना, साजिशी जो साजिश करते थे, उन्होंने अपने ज़ाती मफाद, फ़ायदा, मफाद मतलब फ़ायदा, है ना, अपने ज़ाती मफाद के लिए उनको कत्ल कर दिया था, है ना, क्योंकि भाई वो अच्छी औरत थी, वो लोगों के लिए अच्छा काम कर रही थी, है ना। और जो बुरे लोग होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता कि कोई उनके लिए अच्छा काम करे। ठीक है, अगेन देखिए आपके यहाँ जुमले आ गए हैं, इसे आप लोग कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ दिए गए हैं हम वही लिखें। राइट, आगे आ जाइए। चांद बीबी के बाद कौन बड़ा है, या जो आपकी नज़्म है कलम, ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं। इसके बाद आपका आ रहा है सोने का चूहा।
ठीक है। तो हम सोने के चूहे को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सोमदत्त की माँ के साथ उसके दूसरे रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया। तो आपको पता है सोमदत्त की जब बाबा का इंतकाल हो गया था, यानी जो उनके वालिद साहब थे उनका इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद रिश्तेदारों ने क्या करा था, बाहर निकाल दिया था घर से, है ना, सब कुछ छीन लिया था, उन्हें घर से बेघर कर दिया था। अगला सवाल लिखा है 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने उसे क्या कहा, है ना। 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने उसे कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें अपने बाप की तरह कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन इस काम के लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। शहर के अमीर ताजिर के पास जाकर उनसे मदद मांगो, है ना। क्योंकि जब मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें पहले पैसे की ज़रूरत होती है ना। जब मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं कोई बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाऊंगी, ठीक है। आगे आ जाइए। ताजिर, ताजिर किसे कहते हैं बेटा, बिजनेसमैन को कहते हैं, राइट। ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों कर रहा था। तो यहाँ लिखा है ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस नौजवान का कारोबार के लिए जो रुपया उधार लिया था उसमें कोई मुनाफा नहीं हुआ था और असल रकम भी गवा बैठा था। यानी उसने बिजनेस के लिए पैसा उधार लिया, है ना, और उसके बाद उसने क्या करा, जो पैसा उधार लिया था, मान लिया 10 लाख उधार लिए अगर, तो वो 10 लाख भी गवा दिए और उस पर कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ उसे। अगला सवाल, सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया। तो देखिए लिखा है सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर काफ़ी पैसा जमा कर लिया और वो लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा। अपनी होशियारी और मेहनत से उसने कारोबार में तेज़ी से तरक्की की और कुछ ही सालों में वो शहर का अमीर ताजिर बन गया। आगे लिखा है सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया। कहते हैं सोमदत्त ताजिर का एहसानमंद था, क्योंकि भाई वो मरा हुआ चूहा तो उसी ने दिया था उसे, इसीलिए उसने क्या करा, अपना एहसान उतारने के लिए उसको क्या दिया, एक बदले में सोने का चूहा दिया, ठीक है। आगे आ जाइए। ये फिर खाली जगह इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है ना वाहिद और जमा बनाना है, तो देखिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अमवात मौत है ना, ये जमा है, ये वाहिद है। हो सकता है आपको वाहिद दे दिया जाए, एहसान दे दिया जाए और क्या इसका जमा बनाइए, जवाब दे दिया जाए कहा इसका जमा बनाइए, है ना। तो एहसानात, जवाबात, है ना। अब यहाँ पे आपको देखिए तालीमात का तालीम, मालूमात का मालूम, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ आपको लफ्ज़ लिखा है, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, रिश्ता, रिश्ते, रिश्तों, चूहा, चूहे, चूहों, सरमाया, सरमाए, है ना, इसका सरमाइयों नहीं बनता, लम्हा, लम्हे, लम्हों, है ना, मशवरा, मशवरे, मशवरों। तो इस तरह से जो बनते हैं ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ये वही चीज़ है। इस तरह के लफ्ज़ आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। मक्कार, मक्कार से क्या हो जाएगा, मक्कारी। मक्कारी एक इंसान होता है और इंसान के अंदर क्या होती है, मक्कारी। लालच, लालच एक चीज़ है, इंसान जो करता है वो क्या, जो इंसान लालच करेगा वो क्या होएगा, लालची। कारोबार, कारोबार एक बिजनेस है ना, उस बिजनेस को करने वाला बिजनेसमैन यानी कारोबारी, है ना। और इसी देखिए लिखा है व्यापार, व्यापारी, होशियार, होशियारी, ठीक है। आगे आ जाइए। अब देखिए, अब आपका अगला जो चैप्टर है वो आपका है पैदल से हवाई जहाज़ तक। ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है। आगे देखिए लिखा है नील गगन में तारे। अब आपका ये वाला चैप्टर आ रहा है। अब यहाँ देखिए लिखा है पहला सवाल, शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है। रात होने पर दिन का उजाला दूर हो जाता है और हर तरफ क्या हो जाती है, रात की मैली मैली चादर फैल जाती है, क्योंकि वो कैसी है, गंदी गंदी, काली काली, है ना। अब देखिए अगला सवाल यहाँ लिखा है तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा हो जाता है। तो तारे निकलने के बाद आसमान का समा बहुत हसीन हो जाता है ना। जो आसमान है वो ब्लैक रंग का है और उसमें तारे चमकते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जुगनू, मोती, हीरे इसके मानंद वो मालूम होते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। बादल में तारों के छिपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है। लिखते हैं बादल में तारों के छिपने और निकलने को शायर ने जलते और बुझते हुए चिराग कहा है, ठीक है। यानी जो तारे छुप रहे हैं वो बुझ गए और जो फिर तारे निकल के दिखने लगे वो जलने लगे, ठीक है। आगे लिखा है रात के आंचल
किसे कहा गया है? रात का आंचल किसे कहा गया है? तारीकी को। रात की तारीकी, तारीकी मतलब अंधेरा। ये लिखा है रात की तारीकी, तारीकी मतलब अंधेरा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है? क्योंकि वो भी ना हीरे मोती की तरह चमकते रहते हैं, इसलिए हीरे मोती कहा है। ठीक है, फैली मैली ये आपके एक जैसे आवाज़ वाले अल्फाज हैं। अंधेरा, बेचारा, है ना, ऐसे लगता है। छिपती, बुझती, निखरे बिखरे, शहजादी, दादी, है ना, गगन, आंगन, चमक, दमक, तो ये क्या है? लास्ट में एक जैसे लफ्ज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए मुतज़ाद आपको लिखना है। तो डूबने का क्या हो जाएगा? तैरना। बुझने का क्या हो जाएगा? जलना। छिपने का निकलना, है ना। फैलने का समेटना। मैले का उजाला। जागने का सोना। अब देखिए यहाँ उजाला का आप अंधेरा ना लगाइएगा, उजाले का अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पे मैला है ना, मैला मतलब गंदा, तो उसका क्या होगा? उजला। उजला मतलब जो साफ सुथरा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो आपका चैप्टर है वो है मौका परस्त, है ना, जो चमगादड़ वाली कहानी है। तो यहाँ लिखते हैं जानवरों में लड़ाई की क्या वजह थी? जानवरों में लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल पर किसकी हुकूमत हो। चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया? तो सबसे पहले वो दरिंदों के पास गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर जब चमगादड़ को दरिंदों ने अपने अंदर नहीं लिया, तो लिखते हैं चमगादड़ को परिंदों ने अपनी कौम में शामिल क्यों नहीं किया? तो वो दौड़ के किन के पास पहुंच गया? परिंदों के पास पहुंच गया। चमगादड़ क्योंकि मौका परस्त था, वो सोचता था जहाँ जो मौका मिले मैं उसके साथ हो जाऊं, है ना। तो लोगों को ये लगा, भाई बाकी जानवरों को लगा कि भाई ये तो मौका परस्त है, जब इसे लगेगा कि हमारा मतलब निकल गया तो ये तो हमें छोड़ के चला जाएगा, इसलिए हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगला सवाल। चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया? चूहों ने चमगादड़ से कहा, ना तुम्हारे दुम है, ना ही तुम पैरों से चलना जानते हो, तुम तो सिर्फ अपने बड़े बड़े परों से आसमान में उड़ते फिरते हो, ना तुम चूहे हो और ना तुम हमारी कौम में शामिल हो सकते हो। ठीक है, यानी जब उसे दरिंदों ने शामिल नहीं करा, परिंदों ने शामिल नहीं करा, तो वो चूहों के पास आ गए कि भाई साहब तुम ही हमें शामिल कर लो। अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। लिखते हैं इस कहानी से क्या सबक मिलता है? तो इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमें मौका परस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मौका परस्त होते हैं और हमारा ये राज खुल जाए कि हम बहुत बड़े मौका परस्त आदमी हैं, तो लोग हमें आप भरोसा नहीं करेंगे, हमें अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। वो ये चीज़ समझ जाएंगे कि भाई जब वक्त पड़ेगा तो ये तो हमें छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर आपको जोड़े मिलाने हैं उल्टे लफ्ज़ों के। आसमान का ज़मीन, परिंदे का चरिंद, जंगल का शहर, ठीक है, लड़ाई का सुलह, जीत का हार, दोस्त का दुश्मन। ठीक है, यहाँ फिर जुमले हैं, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे है परिंदों का शहदाई, जो आपके सालिम अली है ना, उस वो चैप्टर है यहाँ पे कि सालिम अली को बचपन से किस बात का शौक़ था? तो उन्हें पौधे, पेड़ पौधे, नदी नाले, है ना, आसमान, पहाड़, इन्हीं सब चीज़ों का, यानी प्राकृतिक चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं ना, कुदरती चीज़ें, उनका शौक़ था, उनमें दिलचस्पी थी कि वो उनकी खूबसूरती को देखें, कैसे बड़े हो रहे हैं, क्यों खिल रहे हैं, कैसे खिल रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो जान सकें। अगला सवाल। सालिम अली का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरता था? तो कहाँ गुजरता था? मैदानों में, खेतों में, बागों में, पहाड़ों में, क्योंकि ये जगहें सन्नाटे की होती हैं, है ना। यहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं और पेड़ होंगे तो वहाँ पे चिड़िया, परिंदे, बटरफ्लाइज, सारी चीज़ें वहाँ आएंगी, है ना, और उन्हें उन सब चीज़ों से लगाव था। अगला सवाल। सालिम अली के चाचा उन्हें कहाँ ले गए और क्यों? तो सालिम अली की जो चिड़ियों में दिलचस्पी थी, मोहब्बत थी, उन्हें देखकर उनके चाचा जो हैं अमीरुद्दीन, है ना, उन्हें कहाँ ले गया? मुंबई नेचर जो आपकी वो थी ना, वहाँ पे हिस्ट्री सोसाइटी वगैरह जो हम कह सकते हैं, कुछ एरिए को, कुछ म्यूज़ियम्स को बनाया जाता है ताकि बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो वहाँ के जाके देख सकें। सालिम अली ने किन मुल्कों की सैर की? तो किन किन की थी? बर्मा और जर्मनी। कहाँ की थी? बर्मा, बे रे मीम अलिफ, बर्मा, और दूसरी क्या है? जीम रे मीम नून, और ये जर्मनी। बर्मा और जर्मनी, दो जगह की उन्होंने सैर की थी। अगला सवाल।
हुकूमत हिंद ने सालिम अली को कौन से एजाज़ात से नवाजा था, कौन से उन्हें इनाम मिले थे? तो उन्होंने पद्म भूषण और पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है, 2 एजाज़ मिले थे। एक कब मिले थे? 1958 में, दूसरा मिला था 1976 में। ठीक है, इसके बाद ये खाली जगह है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए आपके उल्टे लफ्ज़ वाले ही जुमले हैं यहाँ पे, ऊपर का नीचे, आला का अदना, मोहब्बत का नफ़रत, खुशी का गम, ज़िंदगी का मौत। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना आपको दिया गई है तस्वीर इस तरह से, ये भी पेपर में बेटा देखने को मिला है। ऐसे आपको तस्वीर दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा बताइए ये कौन सी चिड़िया है। तो ये बया है, ये हुदूद है, ये मैना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए ये तोते भाई साहब बैठे हैं और ये सारस है। ठीक है, अगर हम वाहिद जमा की बात करें तो फिर से देखिए ये जमा है, अदादात, ठीक है, आदत, मालूमात, मालूम, इनामात, इनाम, मनाजिर, मंजर, तफसीलात, तफसील, अजाजात, इजाज़। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग कर लेंगे। अब तो कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आपका आखिरी चैप्टर है उर्दू ज़बान हमारी। ठीक है, ये नज़्म है। तो पहला लिखा है फूलों की क्यारी किसे कहा गया है? तो उर्दू ज़बान को कहा गया है। दूसरे शेर में शायर किस बात की दुआ कर रहा है? तो शायर दुआ कर रहा है कि उर्दू ज़बान हमेशा दुनिया में तरक्की करे और परवान चढ़े। अगला सवाल, उर्दू का भारत से क्या रिश्ता है? उर्दू का भारत से गहरा रिश्ता है ना। हिंदुस्तान उर्दू के रहने की जगह है और हिंदुस्तान ही उर्दू का क्या है? चमन है। इनफैक्ट बेटा उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है ना। आगे लिखते हैं, आखिरी शेर में उर्दू ज़बान की क्या खूबी बयान की गई है? तो उर्दू ज़बान मीठी, शीरी है ना, बहुत रसीली ज़बान है, इसमें शाइस्तगी है ना। जो उर्दू बोलता है ऐसा लगता है उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, है ना। तो उर्दू ज़बान बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट ज़बान है, राइट। तो वही उसकी तारीफ़ की गई है। तो इस तरह से ये आपका टोटल सिलेबस यहाँ होता है कंप्लीट। चिड़ियाघर की सैर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब आपका पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं आपका क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।